हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले थे जब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम था लास्ट मंथ। और अगर आप ट्वेल्थ वालों से, आपको पता ही होगा, ट्वेल्थ वालों से पता लग भी गया होगा और ट्वेल्थ वालों को भी पता है कि जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी एग्ज़ाम में, एज इट इज़ आपको पेपर देखने को मिला। अब 95% से ज़्यादा वो था जो मैंने इस जैसे सेशंस के थ्रू बताया था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2023। और कुछ भी नहीं किया तो ये वाले टॉपिक्स कर लो। इन सेशंस में तो जो बताया था उसमें से 95% पेपर देखने को मिला। और जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस किए थे लास्ट के टाइम पे, जो भी हमने प्रैक्टिस करी थी, उसमें से हमारे को 80% क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल रहे। मतलब ऑर्गेनिक की हमने हमने ठीक है, मैं आई एडमिट कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक नहीं प्रैक्टिस करी थी, बट हमने ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करी है। वो आपको 95% से ज़्यादा ऑर्गेनिक वही देखने को मिली। और मतलब जितना मैंने कराया उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, जो नहीं कराया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने कराया वो आपको एज इट इज देखने को मिला था। ठीक है, यही हमारे टेंथ के साथ भी होने जा रहा है। टेंथ के साथ भी हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कुछ भी नहीं किया तो आप किस तरह से प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हैं। और आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप इतना भी कर लेंगे और इतने दिनों में भी कर लेंगे तो 65 से ऊपर नंबर तो आपके कहीं नहीं है। ठीक है, थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो 70 भी क्रॉस कर जाएंगे। आज हम यही बातें करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर में ध्यान रखने के लिए। पेपर बहुत छोटा आता है, पेपर लेंदी नहीं आता बिल्कुल भी। पेपर आपका सवा घंटे में खत्म हो जाए ऐसा होता है। बाकी के बच्चे 15-20 मिनट उसमें लगा देते हैं। लास्ट में जो आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, बच्चे 6 के 6 कर देते हैं, क्योंकि बेस्ट 4 आपके चेक होते हैं। तो बच्चे जो है, जो आपके बेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो वाले कंसिडर किए जाते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे। पर हमें बेस्ट की उसमें कोशिश में जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो गलत नहीं कर देने। मालूम पड़ा आप क्वेश्चन सारे ही गलत, सब में ही नंबर कट जाए। बेस्ट ऑफ 4 के लिए आप 6 का अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें सब में ही नंबर कट जाए, ऐसा हमें काम नहीं करना है। जो भी करो बेस्ट करो, ठीक है ना, ताकि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। और हमें एक्स्ट्रा तब अटेम्प्ट करनी है जब हमारे को अपने उन वालों से श्योरिटी हो गई हो। ये मत करो कि सब में, मतलब सब जगह हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किस तरह से पेपर का पैटर्न रहता है और क्या क्या क्वेश्चन हम लोग किस किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें लास्ट टाइम पर पढ़ने चाहिए। ठीक है, इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। अब हम सिर्फ बात करेंगे मेन टॉपिक्स की। ये सेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो मतलब क्या कहते हैं किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं और अभी पढ़ने वाले हैं। उनके लिए सेशन रहने वाला है। उन्हें बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले कि शुरू करें सेशन के लिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। कुछ बच्चे नाराज़ भी हो गए हैं लास्ट एग्जाम के बाद से, कुछ लोगों को रिप्लाई भी नहीं मिल पा रहा था, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व था मैं। तो कुछ बच्चे नाराज़ भी हैं, तो नाराज़गी छोड़ दो। आपके लिए फ़ायदेमंद सेशंस और आगे हम CUET के सेशंस भी लाने वाले हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही देंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से जो है ना 7 से 8 नंबर का पेपर पूछ लिया जाता है। 7 से 8 नंबर का पेपर आ जाता है। आपको एक क्वेश्चन, आपको जो 15 नंबर के, अब आपके देखो एक नंबर के 15 फिलिंग द ब्लैंक वो आएंगे, आपके MCQ आएंगे। देन आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के। तो ये सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, जो सेक्शन ए आपका 40 नंबर का आता है। अब वो 5 क्वेश्चन कैसे होंगे, पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आपका पेपर में कुछ लिखना ही नहीं होता। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपका पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव आता है। 5 क्वेश्चन, जो जो 5 25, ये 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें 1 वर्ड ही है। आपके 5 मार्क के 1 वर्ड आएंगे, 5 मार्क के मैचअप्स आएंगी, 5 मार्क की फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ऐसी 5 मार्क का कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मार्क का कुछ आपका नेम द फॉलोइंग आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बचे ये 15 नंबर, वो तो आपके MCQ होते ही हैं। MCQ में अप्रोच मैंने हमेशा बताई हुई है सब बच्चों को, आपको यूज करनी है एलिमिनेशन अप्रोच। अभी एलिमिनेशन की अप्रोच क्या होती है? एलिमिनेशन अप्रोच होती है कि हमारे को ऑप्शंस को काटना सीखना है कि ऑप्शंस को किस तरह से काटते हैं। अगर ABCD दे रखा है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो पहले से कट जा रहे होंगे, बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शंस होंगे। बच्चा एक वो दो में कंपटीशन हो रहा होगा, उन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। हमें जो है सबसे पहले काटना है। अगर आप सही ढूंढोगे तो वो सही अप्रोच नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। तो पहले गलत को काटो, 2 गलत कट गए तो उसके बाद जैसे ABCD है, ए और बी कट गए तो C और D में से हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, इस टाइप से हो जाता है हमारा पेपर। जैसे सपोज करो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, XYZ कोई गैस पूछ ली, तो आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाएगा उससे। देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट है नहीं।
हमारे को सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पता होना चाहिए। मोटी मोटी बात बताऊं, ये पूरा एक पेज में समाप्त हो जाएगा, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो एटॉमिक साइज का सब चीजों का डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड रहता है। जैसे एटॉमिक साइज है नीचे जाता है तो शेल्स बढ़ते हैं तो बढ़ता है, सबका एक एक वर्ड में। जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सेल का जो शेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट नहीं कर पाता डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बस वन वर्ड में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट और आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड। और इन तीनों में, ये जो तीन है इसमें हमें याद करना है कि मोस्ट किसका होता है। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ये हमारे को याद करना है। और इनकी डेफिनेशन, तो इसमें कोई ऐसा ऑल्टरनेट है नहीं, आपको इनके ट्रेंड्स याद रख लेना और ये आपको ज्यादा नहीं होगा, 2 घंटे में हो जाएगा ये। ठीक है, तो इनके ट्रेंड, हमने पहली बात इनके ट्रेंड, सेकंड चीज है इन तीनों की डेफिनेशंस और इन तीनों के एग्जाम्पल, बस इतना कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब छोड़ दो। periodicity and other related properties to be explained on the basis of nuclear charges and shells। अगर इनके रीजंस कर रहे हैं तो इनके रीजंस में आपको दो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, एक तो नंबर ऑफ शेल्स और एक आपको इनकॉर्पोरेट करना है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल होता है इन प्रॉपर्टीज के चेंज होने में। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कितना सिग्निफिकेंट रहता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो सब याद करना है। केमिकल बॉन्डिंग में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, एक आपको पूछेगा वो एग्जाम्पल ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, एक तो पूछता है वो पोलर एंड नॉन पोलर, एक आपको ये करना है कि पोलर और नॉन पोलर कौन से के एग्जांपल। जैसे हमारा इस टाइप का है HCl है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दिस इज अ पोलर कंपाउंड। एक वहीं H2 आ जाती है तो इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताना चाहिए। पोलर किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्या कहते हैं जनरली। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जनरली सॉल्युबल, जनरली वर्ड यूज किया है मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये तीन है। अगर मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा अभी एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए MgCl2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर इसमें सिलेक्टेड चीजें होती हैं और ये भी 5 नंबर का आता है, ज्यादा का आता नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कर लेना, बस। ये वो हैं जो जिसने कभी अभी तक छुआ नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप नाइट्रोजन कर लेना, अमोनिया कर लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड कर लेना और ऑक्सीजन कर लेना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो गया, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में हो गया, अमोनिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्स्ट्रा होगा, 4 कर लोगे 10-10 मिनट में हो जाएंगे। सब एक ही है, एक समझ लोगे सभी समझ लोगे। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर दिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दोनों, ये दो ऐसे हो गए, ये नाइट्रोजन के ऐसे हो गए, तो इसने अपना इस तरह से पूरा कर लिया, इसने अपना इस तरह से पूरा कर लिया। इस तरह आपको स्ट्रक्चर सीखने हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, सिलेक्टेड पोर्शन कर रहे हैं हम, ज्यादा कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे। नेक्स्ट है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं ऑन द बेसिस। इसमें क्वेश्चन जो है 1 वर्ड में पूछा जाता है कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल पूछ लेता है वो। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इसमें इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अमोनिया HCl और H2O। हमारे को पता है कि वाटर में जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जैसे ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जहां डिफरेंस होगा वहां, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब बेंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक्सिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब छोड़ देना। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट, दो डिफरेंसेस याद कर लेना बस, या डिफरेंसेस भी याद मत करना, बस उनके कंपैरिजन देख लेना कि कहाँ वो कंपाउंड एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रोवेलेंट वाले का, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, कोवेलेंट वाले में वीक फोर्सेज होती हैं। इस तरह से कंपैरिजन कर लेना और दो डिफरेंसेस याद कर लेना इनके, ज्यादा काम नहीं है बड़ा का। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आपको H3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव करना ही है। मुझसे पूछोगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट NH4 पॉजिटिव है। ठीक है, OH नेगेटिव आपका टाइम मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो मत करना, छोड़ देना। लोन पेयर के बारे में पूछ लेता है वो कि कितने लोन पेयर, इस स्ट्रक्चर में ये भी पूछ लेता है कि कितने लोन पेयर है उसके पास। ठीक है, तो लोन पेयर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अगर अमोनिया बनाई है हमने तो वो पूछ लेगा, अगर ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ, अगर वो पूछ ले कि अमोनिया बनी है तो कितने लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। ठीक है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर बनता है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक पेयर है।
ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। ओके, नेक्स्ट है एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड बेसिस सॉल्ट जो है हमारे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सबको मिक्स होके आता है, ये सब कुछ मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आपको इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मिलता जनरली, मतलब जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उनमें आता है, जो रिएक्शंस आती हैं वो सब में कॉमन रहती है ना। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको सबसे पहले करने हैं इंडिकेटर के कलर। इंडिकेटर के कलर जैसे फिनोफ्थिलीन है, तो फिनोफ्थिलीन का कलर क्या होता है एसिड में, बेस में। मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये। फिर उसके बाद जैसे रेड लिटमस ब्लू करता है, वो ब्लू लिटमस रेड करता है। उसके बाद सॉल्ट्स की डेफिनेशन और सॉल्ट्स के टाइप्स के बारे में, एसिड सॉल्ट, बेसिस सॉल्ट, ये सब के बारे में बात करनी है। देन पीएच क्या होती है, पीएच की डेफिनेशन एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको। नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिस सॉल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको सॉल्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए सारे सॉल्ट्स की। एसिड सॉल्ट क्या होता है, बेस सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, और आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि गिवन सॉल्ट इज एसिड सॉल्ट और बेसिस सॉल्ट, तो आपको पता होना चाहिए वो, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। डाइल्यूट एसिड्स का, इस क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कुछ नहीं किया तो ये कर लो, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें आपको सल्फाइड की रिएक्शन कर लेना, और आप इसमें कर लेना कार्बोनेट की, आपको पता है CO2H2O निकलती है, हाइड्रोजन कार्बन में H2O CO2 निकलती है, कार्बोनेट्स की रिएक्शन कर लेना, CO2 निकलेगी इसमें। और आप सल्फाइड्स कर लेना, ये छोड़ दो, सल्फाइड्स और सल्फाइड कर लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका वही है, NaOH और KOH से क्या होता है, कलर ऑफ द सॉल्ट्स छोड़ देना। आपको करना है तो देखो, आयरन करना, कॉपर करना, जिंक करना, इन तीनों का तो करना ही करना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो कर लो, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते कोई नहीं। आयरन में +2 और +3 दोनों करना है, एक में डर्टी ग्रीन होता है, एक के अंदर रेडिश ब्राउन होता है। कॉपर के अंदर टेट्रामीन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में, और जिंक के बारे में भी जो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू, ये सब क्या कहते हैं, ये तो वही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये जो तीन बताए ना, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का एक्शन हमारे को देखना है। उसके बाद स्पेशल रिएक्शन जो होती हैं कॉपर सॉल्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। एक्शन ऑफ एल्कलीज एंड सर्टेन मेटल ऑक्साइड, इसमें आपको जो एल्यूमिनियम वाली है वो जरूर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट, गिब्स लॉ की डेफिनेशन पूछता है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी देखनी है हमारे को, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक है, पहले बहुत बहुत वास्ट चैप्टर था, तो इसमें अब लिमिटेड टॉपिक है, तो इसमें आपको एक न्यूमेरिकल तो 110% मिलेगा वेपर डेंसिटी पे, ठीक है, 100%। और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला पर क्वेश्चन मिला 100%, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला पर पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन, और इसी में आपका इनकॉर्पोरेट कर देगा वो वेपर डेंसिटी, ठीक है। आपको दे देगा उसकी वेपर डेंसिटी इतनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 वेपर डेंसिटी करना है, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, फिर आप उससे n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं है, आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाना है, इस पर भी और इस पर भी। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बस, ज्यादा नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। या तो आपको सिंपल बोल्ट्जमान रेशियो निकालने को बोल देगा, या एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोल देगा, या वेपर डेंसिटी निकालने को बोल देगा। क्वेश्चन में से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उससे डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। और इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, जनरली डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ये बताना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कौन इनमें से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको इसमें जो मेन है वो है एग्जांपल्स, इसमें मेन है आपके एग्जांपल्स करने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये इलेक्ट्रोलिसिस किसकी। अब आप मुझसे पूछोगे कौन सी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट की यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर के इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर खुद भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देता है इसके अंदर, है ना। कॉपर फिर खुद ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ये इंपॉर्टेंट है। और मोल्टन लेड ब्रोमाइड की भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ चुकी है इलेक्ट्रोलिसिस,
ठीक है। एप्लीकेशन निकल और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और रिफाइनिंग में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मुझसे पूछोगे कि हमें क्या करनी चाहिए, तो देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग छोड़ दो पर ये कर लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर शर्मा थे, उन्होंने अपनी चाबी को इलेक्ट्रोप्लेट किया सिल्वर से, बताओ कि उनको वो क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, चाबी को एनोड पर रखें कि कैथोड पर रखें, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर क्वेश्चन दे देगा पिक्चर क्वेश्चन और उसमें पूछेगा कि चाबी एनोड पर है कि कैथोड पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी सेम ही चीज है, कर सको तो कर लेना, ठीक है। इक्वेशन शुड बी गिवन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें जो सिल्वर वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर वाली काफी बार पूछी गई है ना। नेक्स्ट, मेटलर्जी के बारे में बात करो तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, इसको जस्टिफाई करने को आता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन ओर्स है, कॉमन ओर्स में आपका जो आयरन है, आयरन के कर लेना, अगर आप कुछ नहीं कर पाओ तो जो आपके आयरन के ओर्स हैं, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, ठीक है, और हुप्स प्रोसेस, तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेयर्स प्रोसेस, इसकी रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रो हॉल्स प्रोसेस, इसमें आपको स्ट्रक्चर वेरियस कंपोनेंट्स ही वाला, अगर ये छोड़ना भी चाहो तो एक बार को छोड़ देना, पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। भले ही डिटेलिंग में मत जाना, बस ये होती है ना स्ट्रक्चर आउटलाइन कि ये प्रोसेस में ये होता है काम, तो ये पता होना चाहिए। और देन उसके बाद आता है आपका अलॉयज, तो अलॉयज में ड्यूरेलेमेंट कर लेना, अगर सब कुछ छोड़ना है तो ड्यूरेलेमेंट कर लेना, जो एयरक्राफ्ट की बॉडीज होती हैं उनको बनाने में काम आता है। देन और एक ब्रॉन्ज कर लेना, ठीक है। पहले इसमें भी बहुत ज़्यादा था, आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स मिक्स जाते हैं, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया में से किसी एक का फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। जो आपका वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है या फिर जो आपका वो वाला प्रोसेस है ऑसवाल्ट प्रोसेस, उनमें से किसी एक का क्वेश्चन आ जाएगा। जनरली जो पूछोगे तो इंपॉर्टेंट उसमें से ऑसवाल्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से कैटलिस्ट पूछ लेता है कि कैटलिस्ट क्या है, इस प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, है ना। तो इसमें से प्रिपरेशन की रिएक्शन, प्रिपरेशन के साथ अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या क्या करना चाहिए अभी इस टाइम, तो मैं कहूंगा कि इसकी सिर्फ रिएक्शन कर लो। पर अगर तुम पूछोगे कि और टाइम भी और क्या करना चाहिए, तो तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि इसमें हमने टेम्परेचर कम क्यों रखा 200 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। फिर हम लोगों ने ड्राइंग एजेंट का यूज़ किया इसके अंदर, फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से किया या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से किया, ये सब पता होना चाहिए। और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, और इसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। ये अभी की वक्त की वजह से बोल रहा हूँ, वरना इसमें पूरा ही करना होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं सर्कल कर रहा हूँ वो तो मिनिमम मिनिमम करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और एक इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट होती है इसकी, यहाँ लिखी होगी स्पेशल फनल अरेंजमेंट, ये पढ़नी है आपको, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया देखनी है, टू कलरलेस गैसेस गिव अ वाइट सॉलिड, रिएक्शन ऐसे करके आती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फाइड सल्फर, ये छोड़ देना, ये वाली रिएक्शन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंगनीज डाइऑक्साइड और कॉन्केसियल्स के संग रिएक्शन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, करने के लिए तो बहुत कुछ है। हम कैसे कलेक्ट करते हैं इसे गैस को, हम लोग गैस को किस तरह से मतलब कहते ड्राई करते हैं, ये सब भी कर लेना। इसमें ड्राइंग एजेंट कर लेना, मेरी मानो तो ड्राइंग एजेंट भी कर लेना। तो इसमें प्रिपरेशन, ड्राइंग एजेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फनल अरेंजमेंट, रिएक्शन अमोनिया के संग, मैंगनीज डाइऑक्साइड के संग और सिल्वर नाइट्रेट के संग। अमोनिया में ये जो रिएक्शन है Mg3N2 और ALN गर्म पानी के साथ, ये वाली रिएक्शन। हेबर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ना है इसमें। आप कहोगे कि इसमें कुछ नहीं किया क्या, इसमें तो सब कुछ ही बता दिया, तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। देखो इसके संग एक रिएक्शन ही तो पढ़नी है, ये रिएक्शन पढ़ लेना, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भले पीछे छोड़ दो, हेबर्स प्रोसेस कर लेना। हेबर्स प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है हमारी वो, उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, हम लोग इसमें जो है कैटलिस्ट का यूज करते हैं, प्रोमोटर की यूज करते हैं, ये सब। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, अब इसमें इनसफिशिएंट सप्लाई सफिशिएंट सप्लाई सबका केस है, तो वो देख लेना। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दोनों के सेम ही है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखना है हमें। कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ अमोनिया प्लैटिनम के संग जो होती है वो देखनी है हमें। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में और अमोनिया एक्सेस में दो रिएक्शंस हैं ये वाली, जिसमें ठीक है, तो वो हमें देखनी है, जिसमें NCl3 बन जाता है, तो वो रिएक्शन हमें देखनी है। तो यार सिंपल सिंपल एक एक पॉइंट की रिएक्शन है, तो ये देख लेना, मेरी बात मानो काम आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहली चीज ये, दूसरी चीज अमोनिया का रंग, तीसरी चीज रिएक्शंस हैं, 1 3 4
5, 6 ये चीज 6 चीजें हैं, ये कर लेना। और 7वीं चीज है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इतना सा कर लोगे काम हो जाएगा। ये सब रिएक्शन छोड़ देना, करनी है तो रिएक्शंस में चलो छोड़ देना, रिएक्शन मत करना। रिएक्शन जनरली है, तुम लिख ही लोगे, इससे इतने तो अब होशियार हो। इसमें बात करें नाइट्रिक एसिड में, तो नाइट्रिक एसिड में प्रिपरेशन छोड़ देना। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओसवाल्ड की जो 3 स्टेप की रिएक्शंस हैं, ओसवाल्ड पढ़ लेना पूरा कि 3 स्टेप में रिएक्शन जो होती हैं ओसवाल्ड की रट्टा मार लेना पूरी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में याद कर लेना कॉन्क HNO3 यूज करें कि डाइल्यूट HNO3 यूज करें, दोनों में प्रोडक्ट अलग बनेगा। एक में नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी, एक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है, एक में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी, अलग अलग देख लेना। थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमारा सोडियम का होता है वो देख लेना। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओसवाल्ड प्रोसेस है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा रिएक्शन विद कार्बन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और थर्मल डिकम्पोजिशन में सोडियम के संग सबसे इंपॉर्टेंट है। देन मूव करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं सल्फ्यूरिक का पहले बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको इसकी रिएक्शन प्लस इसका जो हम लोग कैटेलिस्ट यूज करते हैं वो। देन उसका बिहेवियर जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज अ नॉन वोलेटाइल एजेंट। ये पूछ लेता है गिव अ रिएक्शन टू सपोर्ट योर आंसर, व्हाई हाउ यू कैन से दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको चारिंग वाली रिएक्शन जो है वो सब दिखानी है। इसमें जो चारिंग वाली रिएक्शन होती है वो डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ कार्बन, सल्फर एंड कॉपर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नॉन वोलेटाइल में आपको जो पसंद हो वो कर लेना। टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड में आप देख लेना, करना चाहो तो कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मेन मैंने बताया वो था ये, देन उसके बाद आपका ये, देन आपका डिहाइड्रेशन, एंड देन उसका नॉन वोलेटाइल नेचर। बाकी आपको करना है तो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आपका स्ट्रक्चर बनाने को आएगा या फिर आपको नॉमेनक्लेचर करने को आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसका, 2 मार्क्स का है, ये फिक्स है। 2 मार्क का आएगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। या तो आपको नाम लिखने को बोलेगा या स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा। सिंपल से बोलता है वो, ज्यादा मुश्किल बोलता ही नहीं है। या तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दे देगा वो नॉमेनक्लेचर करने में या बनाने में दे देगा, या फिर कीटोन ग्रुप दे देता है वो। आइसोमेरिज्म में से हार्डली क्वेश्चन आता है। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन में कैटेनाइजेशन की प्रॉपर्टी पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विद सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इसमें आपको जो है नॉमेनक्लेचर में देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, ये सब चीजें छोड़ दो। आइसोमेरिज्म में सिंपल कर लो, जो आपका वो वाला है न्यू पेंटीन वाला आइसोमेरिज्म, पेंटीन के आइसोमर्स बनाते हैं वो पेंटीन के आइसोमर्स कर लो बस। देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर में आपको सभी कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन देता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं देता, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो पूरा ही जब आता होगा तभी आ सकता है। एक तो आपको CHO ग्रुप, एक आपका कीटोन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ईन ग्रुप, आइन ग्रुप, ये 5 ग्रुप करने हैं, ठीक है। ये 5 ही करने हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और COH, ये सारे ही ग्रुप करने हैं। जो नॉमेनक्लेचर आता है ना, वो नॉमेनक्लेचर जनरली इसका इसमें से आता है, और आपका जो बनाने को आता है वो बनाने को इसमें से आता है, ठीक है। तो देख लेना ये अकॉर्डिंगली। एल्केन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है प्रिपरेशन सोडियम इथेनॉइड से। देन आपकी रिएक्शन जो होती है ब्रोमोइथेन वाली, ये। देन सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, ये 1 2 3 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में आपकी जो है डिहाइड्रोहाइलोजनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और डिहाइड्रेशन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन देता है 443 कैलविन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पर। देन एल्काइन की रिएक्शन बोलूं तो एल्काइन की में कैल्शियम कार्बाइड इंपॉर्टेंट है और 1,2 डाइब्रोमोइथिन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन की बात कर रहे हो तो सिर्फ रिएक्शन कर लेना, एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन डालते हैं तो क्या होता है, बस इतना ही कर लेना, ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। एंड वी आर डन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसमें मेंशन नहीं है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बता के नहीं आती कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हम लोगों को इतना एप्लीकेशन होना चाहिए कि जो हमारा एनालिटिकल का चैप्टर है उसके अलावा भी हमारे को चीजें पता होनी चाहिए, जैसे गैसेस के कलर, गैसेस की ऑर्डर, गैसेस के कलर। अब ये मत कह देना कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया,
ठीक है, जैसे गैस gives a gas which burns with a smell of burning sulfur. Gives a gas which burns with a rotten-egg smell. It gives a pungent odor gas, so it can be probably chlorine. It gives a gas that rekindles a glowing splinter. ठीक है, दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो हाइड्रोजन। तो इतना बेसिक गैसेस का आइडिया। और कलर्स ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए बेसिक। जैसे हमारे आयरन के कंपाउंड्स होते हैं तो +2 के ग्रीनिश होते हैं, +3 के हमारे ब्राउनिश होते हैं, कॉपर के जनरली ब्लू होते हैं, जनरली ये वर्ड यूज किया, जनरली ब्लू होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम क्या कहते हैं लेड, इन सब के कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, कलरलेस व्हाइट कंपाउंड्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात रही पेपर की, तो पेपर में आपको आपको 2 घंटे मिलेंगे। शुरुआत के 15 क्वेश्चन आप जो है हार्डली 10 से 12 मिनट में कर लोगे। बचे हुआ सेकंड क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर बेस्ड, वो 5 मिनट का होगा, 20 मिनट। 20 मिनट के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स और आप जो मैच द फॉलोइंग है, और इन सबको मिला विला के आप 35 नंबर में सेक्शन नहीं कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो 40 नंबर मान लेते हैं, 40 नंबर में 40 मार्क्स का पोर्शन आपका 40 मिनट में हो गया। उसके बाद आप सेक्शन बी में से आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। सेक्शन बी में आप ये मान के चलो आपके 3-3 और आपका कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1 मिनट में चेक करूं तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3-3-2-2 में। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में आपको 10 से 12 मिनट लगने चाहिए एक एवरेज टाइम में। तो आपके दो जो है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा 25 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन में उनके जैसे 8 नंबर और 7 नंबर आ रहे हैं और किसी में 9 नंबर आ रहे हैं, तो 9 वाला कंसिडर किया जाएगा, 8 और 7 को एलिमिनेट कर देंगे वो जो बोर्ड वाले लोग हैं। तो ये वाले करते हैं, और आपके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो आते हैं उन्हें गलत मत करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन्हें गलत मत करना। पहले जो अच्छे से आते हैं उन्हें करना। अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना ही करना है, और जो कर रहे हो ढंग से करो, ठीक है। देन लास्ट के 10-15 मिनट वो उन क्वेश्चंस को करने के लिए, रिवीजन करने के लिए रखना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट उसमें रिवीजन में हम चेक क्या करते हैं, सबसे पहले रिवीजन में चेक करना होता है। रिवीजन आज बच्चों को तो ये नहीं पता कि रिवीजन करते कैसे हैं। रिवीजन में हमें सबसे पहले चेक करना होता है हम लोगों ने सारी डिटेल्स फिल करी हैं कि नहीं, हमने कंटिन्यूएशन शीट्स यूज में नील या फिर जितनी भी लिखी हैं वो मेंशन किया है या नहीं, हमारी सारी शीट्स टाइड हैं कि नहीं, हमारे जो है सारी डिटेल्स फिल्ड हैं या नहीं, हमारी सारी सप्लीमेंट्री शीट्स पर नाम लिखे हैं, सारी डिटेल्स लिखी हैं कि नहीं, हमने हमने क्वेश्चन नंबर सामने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर सारे सबके ठीक डाले हैं, सबके पार्ट और सब पार्ट सही लिखे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहला तो यही काम होता है रिवीजन में चेक करने का। उसके बाद आता है आपका सेकंड काम, तो क्वेश्चन चेक करने का। सबसे पहले तो आपको ये डिटेल चेक करनी है। और कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन का एक पार्ट कहीं और नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा एक ही अंदर आएगा, 2-2-3-3 चारों क्वेश्चन जो होंगे उसके सब पार्ट वो एक ही जगह होंगे। ये ऐसा मत करना क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन 3 के फिर 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के दोबारा से बचा हुआ 2 पार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करो तो उसके पूरे पार्ट अंदर डाल लो, अगर नहीं आता तो स्पेस छोड़ दो। आपने 3-4-5 हज़ार रुपए भरे हैं बोर्ड की फीस, आप शीट लेने में कोई नहीं रोकेगा। आप जितनी शीट लेनी लो, 10 लो, 12 लो, 15 लो, 20 लो, कितनी भी शीट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मत करना कि सब पार्ट्स को कहीं और कर दो। एक सीक्वेंस में करना है पेपर। चाहे आप सेक्शन ए शुरू करो, मेरे हिसाब से तो आपका सेक्शन ए शुरू करना चाहिए, पहले 40 मिनट में उसे निपटा लो, उसके बाद सेक्शन बी शुरू करो और लास्ट में रिवीजन कर लो। ऐसा कर लोगे तो आपके नंबर से कोई रोक ही नहीं सकता। 70+ नंबर आने ही आने हैं अगर इतना भी कर लोगे। और थोड़ा सा और मेहनत करिए, जो मैंने बताया, जो आपकी वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2023 वाली, अगर वो भी देख लोगे और इतना टाइम मिल रहा है आपको वो भी कर लो, तो मतलब 78+ ही हैं 18-80 में से। 1-2 नंबर उसके लिए है कि क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ ऐसा आगे बॉक्स आ गया जो आपको कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा। वैसे ऐसा 99.999% ऐसा होता नहीं है, सब कुछ आता है बच्चों को, जो भी होता है वो पढ़े हुए में से ही आता है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। स्टिल यू नेवर नो, ठीक है, ये वाली बात है। तो बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो कि मज़ा आ गया सुन के, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी फैलाना ताकि उन लोगों का भी भला हो। बाकी हम जो है आपके जो 12th वाले लोग हैं उनके लिए भी वीडियो लाते रहते हैं, आगे जाके CUET के लिए भी वीडियो आने वाली है। और हम अब जो है
लास्ट के 2-3 दिनों में प्रैक्टिस करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, और मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपके कि क्वेश्चन आपको सब देखे से लगेंगे, एग्जाम में ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने नए क्वेश्चन है। तो उन सेशंस में रेगुलरली आना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।